हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है, अपना ओल्ड लेबर लॉज जो हमारे हैं उनके सबके एक्ट्स का। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 3 एक्ट किए थे। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पार्ट 2 में उसमें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट किया था पार्ट 1 में, और मिनिमम वेजेज एक्ट किया था 1948, और ये 1936 वाला था। और फिर स्टैंडिंग ऑर्डर किया था, स्टैंडिंग इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। 3 कर लिए थे हमने, ठीक है। इसमें हम 3 करेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये 3 हम इसमें करेंगे, और 3 इससे अगली वीडियो करेंगे। 3 पार्ट में हम इनको पूरा ख़त्म कर देंगे। 9 होंगे हमारे, फिर हमारे सोशल सिक्योरिटी के एक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो और इन सारी पीडीएफ जितनी भी अभी से पहले लेक्चर लिए हैं मैंने, और एक ईपीएफओ 2025 की एक प्लेलिस्ट भी है, उसकी जो वीडियोज़ हैं उनके सारे पीडीएफ हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हर वीडियो के। आप उसमें ज्वाइन करके वो वीडियो पढ़ सकते हो, वो पीडीएफ पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद पीडीएफ पढ़ने से बहुत आपका मेमोरी में रिटेंटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अभी बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, और इसको बढ़ाइए दोस्तों में, और फेलो एस्पिरेंट्स में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना मुझे समझ आ रहा है कि इतना क्रिस्प में और छोटे फॉर्म में शायद किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन एक्ट का 1926 का? तो सबसे पहले ट्रेड यूनियन कब बनी थी, हम ये पढ़ चुके हैं अपने कहाँ पे, जब हमने पूरा इंडस्ट्रियल लॉ की थ्योरी पढ़ी थी, और उसमें सारी ट्रेड यूनियन पढ़ी थी दोस्तों, कि बीजेपी बैक्ड कौन सी है, कांग्रेस बेस्ड कौन सी बैक्ड कौन सी है, और सीपीआईएम की सपोर्टेड कौन सी है, ऑल अदर लेफ्ट विंग की सपोर्टेड कौन सी है ना। आईयूटीसी थी, यूनाइटेड कांग्रेस ट्रेड यूनियन थी, यूसीटीयू ऐसे भी करके थी एक। फिर अपनी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, ये 1920 की सबसे पहली थी अपनी, एनएम जोशी ने बनाई थी, और पहले प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय जी, और दीवान चमन लाल जी पहले सेक्रेटरी बने थे, है ना। तो ये सब हमने उसमें कवर किया हुआ है, तो आप उसको उस लेक्चर को भी जरूर देखिए, जिसमें हमने सारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की और इसकी थ्योरी की हुई है, जिसमें ट्रेड यूनियन भी एक पार्ट था। और जैसे भारतीय मजदूर संघ किसकी है, आरएसएस बैक्ड है, तो ये हमने हिंदुस्तान मजदूर है एसोसिएशन है, ऐसे करके हमने सारी पढ़ी थी, वो देखिएगा एक बार, ठीक है। तो फिर हमारा एक्ट आ गया था 1926 में। पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन एंड टू गिव लीगल प्रोटेक्शंस टू द एक्टिविटी। अब ट्रेड यूनियन बननी स्टार्ट हो गई थी, तो उनकी लीगल बैकिंग देने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रेड यूनियन एक्ट आया था। सेंट्रल एक्ट जो है वो लीगल रिकॉग्निशन देता है किसको, ट्रेड यूनियन को, और उनके इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट करने की भी इसी में बात की गई है। अब ये जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड है, जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है पोस्ट अमेंडमेंट। पहले यहाँ लागू नहीं होता था, और बाकी होल इंडिया में तो पहले है ही। ट्रेड यूनियन क्या है? एनी कम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयर। इन एम्प्लॉयर वाली भी हमने पढ़ी थी इसमें सारी, नेस्कॉम, एसोचैम, फिकी, है ना, सीसीआई, ये सब पढ़ी थी, तो इसको भी चेक करना है ना। टू रेगुलेट रिलेशंस बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर एंड अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन बट डज नॉट इंक्लूड एन ऑडिटर, है ना। कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है ट्रेड यूनियन, बेयर ऑफिस बेयर कौन हो सकता है? एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन, बस ऑडिटर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देख लेते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, स्टेट या सेंटर। कुछ केसेस में सेंटर होगा, कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज में, और कुछ में जो बाकी जो बच गई उनमें स्टेट होता है, ऐसा कुछ होता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए और रेगुलेशंस के लिए ट्रेड यूनियन के। उसके बाद है एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार क्या है? ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और फंक्शंस असाइंड बाय रजिस्ट्रार, जो इसने रजिस्ट्रार ने इसको फंक्शन असाइन किए हैं वो ये करता है, जिसको बोलते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार, ठीक है, हो गया। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। 7 या 7 से ज़्यादा लोग होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम मेंबर इतने होने चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? या तो एटलीस्ट 10% और 100 वर्कर, विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस।
एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट इन एन इंडस्ट्री कंसर्न मस्ट बी द मेंबर्स। ठीक है, 7 लोग अप्लाई कर सकते हैं, 7 लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10 या 100 वर्कर, जो भी कम है 10%, सॉरी 10%, और 100 वर्कर जो भी कम है, मान लो 80 वर्कर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो 8 लोग इसके मेंबर होने चाहिए और 7 लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हाँ, और देखो ये मिनिमम मेंबरशिप है, ये 7। अच्छा हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब 7 या 7 से ज़्यादा आदमी होने चाहिए, तो मैं आप बोलने लग जाओ कि सर 60 अगर मेंबर हैं एस्टेब्लिशमेंट में, 60 मेंबर है, तो इसका 10% कितना हुआ? 6 हुआ। तो 6 लोग क्या यूनियन का मेंबर हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, बिग नो। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो मिनिमम कंडीशन है वो 7 रखी गई है कि मिनिमम तो मिनिमम 7 होना चाहिए, और बाकी 10% और या 100 इसमें से जौन सा कम है वो होना चाहिए। ठीक है, इतने तो आदमी एटलीस्ट, मान लो 2000 है किसी एस्टेब्लिशमेंट में आदमी, तो इसका 10% कितना आएगा? 200। तो ज़रूरी नहीं है कि 200 आदमी हो, आप 100 भी रख सकते हो, क्योंकि जो सा कम है एटलीस्ट उतने मेंबर होने चाहिए। तो 100 से कम, 100 अगर ज़्यादा बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है तो 100 मिनिमम होने चाहिए, और बाकी 10% होने चाहिए, और 10% अगर 7 से कम है तो वो भी नहीं चलेगा, एटलीस्ट 7 तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, ये वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन है, रिमेन्स वैलिड इवन इफ सम मेंबर्स विड्रो। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, एक बार आप वैलिड हो गए, उसके बाद अगर मेंबर भी जाते हैं तो तब भी वैलिड रहेगी। ठीक है दोस्तों, पर ये है कि प्रोवाइडेड नंबर डज नॉट फॉल 1/2 ऑफ द टोटल एप्लीकेंट। मान लो एप्लीकेंट गए थे 8, 6 हो जाएँ कोई दिक्कत नहीं है ना, मेंबर फॉल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 नहीं होने चाहिए, मतलब हाफ से नीचे नहीं जाने चाहिए जिन्होंने अप्लाई किया था। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए नॉर्मल चीज़ें होती है। एमसीक्यू में पूछने की चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी क्या है, इंपॉर्टेंट होती हैं, पढ़ लो, पर बहुत कम होते हैं पूछने के। जैसे डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा जो रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे? रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ द मेंबर्स अप्लाइंग, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रेड यूनियन, टाइटल, नेम्स, एज, एड्रेस ऑफ द ऑफिस बेयरर। ऑफिस बेयरर मतलब समझ रहे हो, इलेक्शन, हम आगे देखेंगे इलेक्शन के बारे में भी। इलेक्शन होता है ट्रेड यूनियन में, तो उनके जो ऑफिस बेयरर हैं। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इफ ट्रेड यूनियन हैज़ एग्जिस्टेड ग्रेटर देन 1 ईयर। तो ये सब आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं, ये सारी जो डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिनिमम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन क्या है? अगर रूरल वर्कर है तो 1 रुपया पर एनम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है तो 3 रुपया पर एनम, और ऑल अदर वर्कर्स में 12 रुपये पर एनम। 1 साल की फ़ीस है, ये कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? अच्छा हाँ, जो इलेक्शन की हम बात कर रहे थे, देखो ये इधर इलेक्शन का लिखा हुआ है मैंने, इलेक्शन ऑफ द ऑफिस बेयरर मस्ट बी डन पीरियडिकली। ठीक है, इलेक्शन पीरियडिकली होना चाहिए। एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑफिस बेयरर मस्ट बी एंगेज्ड इन कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री टू विच यूनियन ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट। समझ लो, इलेक्शन पीरियडिकली होना चाहिए, फिर 50% जो ऑफिस बेयरर हैं उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड होने चाहिए जिससे ट्रेड यूनियन रिलेटेड है, जिसमें वो आदमी है ना। और मस्ट मेंबर्स हैव राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, पार्टिसिपेट इलेक्शंस एंड वोट। सारे मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं, उनको इंस्पेक्ट करने का, बुक्स को, पार्टिसिपेट इलेक्शन करने का और वोट करने का हक है इसमें, जितने भी मेंबर हैं। तो तीनों पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, तीनों पॉइंट इसमें याद रखोगे आप। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, उसकी आपकी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन सबमिट टू द रजिस्ट्रार विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद रजिस्ट्रार वेरीफाई कंप्लायंस विद द एक्ट, ऑन सेटिस्फेक्शन इशू ऑफ सर्टिफिकेट टू द ऑफ रजिस्ट्रेशन, ट्रेड यूनियन बिकम्स ए कॉर्पोरेट विद द लीगल स्टेटस। ये नॉर्मल बात है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आपने एप्लीकेशन दी, उसको कंप्लायंस देखा, एक्ट के साथ कंप्लायंस है क्या, फिर उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया। कैंसिलेशन विड्रॉल हो जाता है, जैसे कोई फ्रॉड, मिस्टेक्स और मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई होगी, है ना। तो ये सब है, छोटी छोटी बातें हैं। और विलफुल कंट्रावेंशंस ऑफ द एक्ट एंड इट्स रूल्स, जो ट्रेड यूनियन एक्ट का जो ये रूल है, इससे कंट्रावेंशंस है, इसके अगेंस्ट कुछ मेंबर गए हैं, है ना, विलफुल। ठीक है, उसके बाद क्या है, रूल रूल रिजेंटेड और नॉट मेंटेन एज पर द सेक्शन 36, ये इतना। और रजिस्ट्रार मस्ट गिव 2 months प्रायर नोटिस फॉर स्पेसिफाइंग ग्राउंड्स।
ये नॉर्मल बात है। इसमें से इम्पोर्टेंट बस यही है कि 2 महीने का प्रायर नोटिस देगा रजिस्ट्रार, जिसके कारण उसको आप ये क्या कर रहे हो, ये कैंसिलेशन और ये विड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक है। अपील अगेंस्ट रजिस्ट्रार डिसीजन कहाँ जाएगी? एक तो इफ़ हेड ऑफिस इज इन प्रेसिडेंसी टाउन, हाई कोर्ट में जाएगी, और बाकी जगह होगी तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बहुत जगह ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शंस में आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आता है तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है। कोर्ट अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्जम्पशन है कुछ कहाँ कहीं कहीं। ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और कंपनीज एक्ट। इन 3 जगह से जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, वो एग्जम्प्ट है किससे? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट से और कंपनीज एक्ट 1956 से। ये आप याद कर लेना। ठीक है। इन तीनों से एग्जम्प्ट है। उसके बाद क्या है, क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप एंड ऑफिस बेरर। ये इनकी क्वालिफिकेशन है। 15 साल से ऊपर का होना चाहिए मेंबर, और ऑफिस बेरर होना चाहिए 18 साल। ठीक है, या उससे ऊपर। मेंबर के लिए 15 या 15 साल से ऊपर, और ऑफिस बेरर के लिए 18 या 18 साल से ऊपर। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड अनलेस 5 years हैव इलेप्स्ड सिंस रिलीज। जब कोई मान लो किसी ने मॉरल ग्राउंड पे कन्विक्शन कोई सज़ा हुई थी और अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं वो रिलीज के, तो उसको मेंबर नहीं रखा जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। 5 साल के बाद ये मेंबर बन सकता है। रिप्रेजेंटेशन रूल क्या है? एटलीस्ट 50% ऑफ ऑफिस बियर, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि उस ट्रेड यूनियन से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है। चेंज ऑफ नेम और डिसोल्यूशन और एमलगेमेशन, इसके लिए क्या क्या रूल है? चेंज ऑफ नेम क्या है? अप्रूवल चाहिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। एमलगेशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है? एटलीस्ट 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन मस्ट वोट। मतलब समझ लो, अमेलगेमेशन तो मतलब 2 ट्रेड यूनियंस का आपस में मर्ज होने में क्या है, दोनों के 50% वोट करने चाहिए। एंड ऑन दोज वोटिंग एटलीस्ट 60% मस्ट सपोर्ट द एमलगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्रेड यूनियन में 100 आदमी हैं, इसमें भी 100 आदमी हैं, 50% इसको ने वोट किया, 50 इन वालों ने वोट किया। अब इनका 60% कितना हो गया? 60 लोग इसके फेवर में वोट करें एमलगेमेशन के, तब ये एमलगेमेशन हो जाएगा। ठीक है। 2 ट्रेड यूनियन का एमलगेमेशन हो जाएगा। ये ट्रेड यूनियन ए, ये ट्रेड यूनियन बी। ठीक है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चलेंगे नोटिस टू रजिस्टर, नेम चेंज और एमलगेमेशन साइंड बाय द सेक्रेटरी एंड 14 मेंबर्स एंड सबमिट टू द रजिस्टर। देखो फिर क्या होगा, उसको साइन करेगा सेक्रेटरी और ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी, और 14 मेंबर उसको साइन करेंगे और उसको रजिस्ट्रार को सबमिट कर देंगे। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस, ये है नोटिस टू द रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज। 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस भेज दोगे। और डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है? नोटिस साइंड बाय द सेक्रेटरी और 7 मेंबर टू रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज ऑफ द डिसोल्यूशन। ये सब सारी चीज़ें हैं कि आपने डिजोल्व कर दिया, उसका भी रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर भेज दो। आपने चेंज किया है नाम रजिस्टर्ड एड्रेस को, उसको भी 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भेज दो। डिसोल्यूशन करना है तो आपको सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स की साइन चाहिएंगे, और अगर आपको नेम चेंज और एमलगेमेशन करना है तो उसको सेक्रेटरी प्लस 14 मेंबर के साइन चाहिएंगे। और एमलगेमेशन का मैंने आपको बता दिया कि दोनों के 50-50% वोट करें और मिला के 60% फेवर में वोट डालें। और नेम के लिए 2/3 होना चाहिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 18 आदमी हैं तो 12 आदमी उसके फेवर में वोट करें। ठीक है। उसके बाद क्या है, एनुअल रिटर्न्स एंड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस क्या क्या है? एनुअल रिटर्न क्या है? एवरी ईयर यूनियन मस्ट सबमिट, एनुअल रिटर्न सबमिट करेगी। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताएगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बताएगी। चेंज इन द ऑफिस बेयरर मस्ट बी कम्युनिकेट टू द रजिस्टर विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर कोई ऑफिस बेयरर चेंज हुआ है किसी इलेक्शन से या कोई नॉमिनेशन से तो उसको बारे में बताएगी। और कोई रूल चेंज किए हैं तो उसको भी 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। ये इतना डीप में शायद दोस्तों नहीं पूछा जाएगा। ये रजिस्ट्रार वाला जो एंगल अभी मैंने इसको देखा है उसको शायद नहीं बताएंगे, फिर भी ठीक है, करने को करना है करेंगे। पेनल्टीज़ क्या है? अगर आपने नोटिस और ये फाइल रिटर्न्स ये सब नहीं किया तो 5 रुपये का फाइन है, और 5 पर डे आपको कंटिन्यू ऑफेंस के लिए बढ़ जाएगा।
और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए 500 के आसपास 500 रुपये है। अगर आपने फॉल्स नहीं दी तो 5 रुपये और 5 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ता रहेगा, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोर्ट कॉग्निजेंस क्या है, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस विदाउट रजिस्ट्रार सेक्शन। रजिस्ट्रार जब तक नहीं बोलेगा कोई कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है। कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन 6 months ऑफ द ऑफेंस। लीगल स्टेटस ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह होती है। कैन एक्वायर, होल्ड प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, श्यू और श्यूड इन इट्स नेम। अपने नेम पे, ट्रेड यूनियन के नेम पे कानूनी रूप से खींची भी जा सकती है, और ये खुद ही भी अपने नाम से केस कर भी सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉडी ये सब है, और एक्वायर प्रॉपर्टी ये सब कर सकती है। लाइबिलिटी क्या है, गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यूनियन रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड रूल, ये सब नॉर्मल बातें हैं। अब आ जाते हैं हम क्विक रिवीजन पॉइंट्स पे। क्विक रिवीजन पॉइंट पे जितना अभी तक पढ़ा है, और ये किसमें, इंडस्ट्रियल जो कोड है 2020 उसमें सब्ज्यूम हुआ है। जो इंडस्ट्रियल कोड 4 कोड में से इंडस्ट्रियल कोड 2020 वाले में, मैं इसमें एक चीज़ और कर रहा हूँ दोस्तों, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ओल्ड एक्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके बगल में मैं लिख रहा हूँ कि ये किस कोड में सब्ज्यूम हुआ है और उससे इसका क्या डिफरेंस है। हालांकि मैं इनको अलग से करा चुका हूँ कोड को 2 लेक्चर में, उनको भी देख सकते हो आप लोग, बट मैं यहाँ भी करा रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम मेंबर क्या है, 7 मेंबर है, और 10% या 100 वर्कर विच एवरेज लेस, और लेकिन 7 फिर भी मस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10% आपका 3 हुआ तो आप ये 3 कर लोगे, नहीं, उसमें भी 7 होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1 रुपया रूरल, अनऑर्गेनाइज के 3 रुपया, और अदर्स के लिए 12 रुपया। ठीक है, और एज ऑफ ऑफिस बेरर 18 साल, तो 18 साल या उससे ज़्यादा तो होनी चाहिए ऑफिस बेरर के लिए, और मेंबर्स के लिए 15 साल से ऊपर, और हाफ जो ऑफिस बेरर है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड होनी चाहिए। नाम चेंज करना है 2/3 अप्रूवल चाहिए। एमएलगेमेशन का होना चाहिए 15% टर्नआउट और 16% इन फेवर, 60% इन फेवर। नोटिस ये 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भेजना है। एनुअल रिटर्न करनी है विद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारा करना है। रजिस्ट्रार सेंक्शन रिक्वायर्ड बिफोर प्रोसिक्यूशन, ये सब आपने भर लिया है। अपील क्या है, हाई कोर्ट में जाएगी प्रेसिडेंसी टाउन में, और गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी बाकी जगहों के लिए कोई कोर्ट। ठीक है, इससे थोड़ा डिफरेंस देख लीजिएगा क्या क्या है। ये क्या है, नेगोशिएटिंग काउंसिल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है नेगोशिएटिंग काउंसिल, इसके बारे में उस कोड में भी पढ़ लेना, पर मैं यहाँ बता देता हूँ। नेगोशिएटिंग काउंसिल क्या है कि 50% जिस ट्रेड यूनियन में है वही ट्रेड यूनियन आपके लिए रिकॉग्नाइज की जाएगी एम्प्लॉयज़ वाली साइड से। फिर क्या है, अगर किसी में 50% नहीं है तो फिर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे एटलीस्ट 20% उसमें मेंबर होने चाहिए। 20% से नीचे वाली काउंट नहीं करेंगे। मान लो किसी में 30 हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 30 हैं, तो इन सब के बेस पे इन सब प्रोपोर्शनेट के बेस पे मान लो किसी में 40 है, तो इनकी मेंबरशिप दे दी जाएगी नेगोशिएटिंग काउंसिल की। ठीक है, जो नेगोशिएटिंग काउंसिल होती है, नेगोशिएटिंग काउंसिल का क्या काम होगा, फिर वो एम्प्लॉयज़ की साइड से एडमिनिस्ट्रेशन से भिड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से वार्तालाप करेगी। तो उसके लिए नेगोशिएटिंग काउंसिल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक हायर लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और पेनल्टी थोड़ा बढ़ा दी गई है। 1 लाख तक की पेनल्टी है नॉन फॉलोइंग पे फॉर सीरियस वायलेशंस। ठीक है, उसके बाद एक बार स्नैपशॉट में भी देख लेते हैं टेबल फॉर्म में। हालांकि बातें वही होंगी कि कब 1926 में एक्ट आया, हर जगह एप्लीकेबल है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी। 7 मेंबर ये पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। सब्सक्रिप्शन ये भी पढ़ चुके हैं। 1, 3, 2 12 रुपये है। 12 रुपये बाकी सब सेक्टर के लिए है। 3 रुपये अनऑर्गेनाइज के लिए, रूरल के लिए 1 रुपया है। सर्टिफिकेट कैंसिलेशन नोटिस 2 मंथ के लिए है। चेंज नाम 12 ये पढ़ा, ये भी पढ़ लिया। एमएलगेमेशन वाला भी पढ़ लिया। फाइन भी है 5 रुपये, और फिर 5 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ता रहेगा, और 500 रुपये फॉल्स इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए है। ठीक है, हाई अपील बॉडी भी पता है। लीगल स्टेटस क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी है, बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, एग्जाम्पशन है, न सोसाइटीज एक्ट लगेगा, न कोऑपरेटिव एक्ट लगेगा, न कंपनी एक्ट लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना फैक्ट्रीज एक्ट। इसमें हम 3 करने वाले हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ट्रेड यूनियन एक्ट, और ये अपना नेक्स्ट है भी फैक्ट्रीज एक्ट। तो ट्रेड यूनियन बताया था और फैक्ट्रीज एक्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों अभी। और इसके अलावा एक मैंने और बताया आपको, कौन सा करेंगे, तीसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो फैक्ट्रीज एक्ट के बाद ये दोनों बड़े बड़े हैं, तो इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 बचेंगे अगली वीडियो के लिए, वो थोड़े कम बचेंगे। ठीक है, तो क्या है पर्पज ऑफ द एक्ट, क्या है, टू एंश्योर सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। सिंपल सी बात है, जैसा नाम है वैसा काम है, कि भाई क्या करना है, लोगों की सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन को
फैक्ट्रीज में देखना है, टू एंश्योर करना है। नेचर क्या है, सोशल वेलफेयर है, लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग वर्किंग आवर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, यंग पर्सनस एंड सेफ्टी प्रोविजंस, इन सब के बारे में ये देखेगा। हम इनके एक चीज़ें पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब ये क्या है, सारे इंडिया में लागू होता है, यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करके भी। इसमें कुछ डेफिनेशन है कि चाइल्ड किसको बोलते हैं, जो 14 साल से कम है, नॉट परमिटेड इन टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, ये किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए अलाउड नहीं है। 15 से 18 साल के बच्चे उसको इंसान को बोलते हैं हम एडोलसेंट, और 18 साल से ऊपर वाले को बोलते हैं अडल्ट। 18 या 18 से ऊपर वाले को अडल्ट बोलते हैं। ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के कारण ये फैक्ट्रीज में काम कर सकता है। कैन वर्क ओनली विद द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एडोलसेंट, और अडल्ट अलाउड है फुल राइट टू वर्क एज पर अडल्ट वर्किंग कंडीशन। उसके बाद क्या है, फिर फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है, फैक्ट्री में क्या क्या आएगा, या तो उस बिजली विद पावर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर हो, 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर हैं तो बिजली के साथ, ठीक है, और 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर हैं तो विदाउट पावर। विदाउट पावर अगर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर हैं, और 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर हैं विद पावर, पावर मतलब बिजली वाला जो पूरा होगा। एक्सक्लूजन क्या है, माइंस, आर्म्ड फोर्सेस यूनिट, रेलवे रनिंग सेट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेसेस, ये सब एग्जाम्पशन है, ये इसमें नहीं आते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन की फॉर्म में, माइंस, आर्म्ड फोर्सेस, रेलवे यूनिट्स, सेड्स, होटल्स, रेस्टोरेंट एंड ईटिंग प्लेसेस, ये सब इसमें नहीं आते हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट पावर एंड एग्जाम्पशन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट फैक्ट्रीज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। कुछ फैक्ट्रीज को इस एक्ट के अंदर एग्जाम्प्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। कंडीशन क्या है, ओनली ड्यूरिंग द पब्लिक इमरजेंसी, कंडीशंस कौन सी, ओनली ड्यूरिंग द पब्लिक इमरजेंसी, और एग्जाम्पशन होगा नॉट मोर देन 3 मंथ्स एट ए टाइम, 3 मंथ से ज़्यादा एक बार के लिए एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते हैं, और ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी ही कर सकते हैं। मान लो इसमें बता दो, जैसे हॉस्पिटल का मान लो केस लेते हैं, और जिसमें सबकी हेल्प की ज़रूरत है, 14 से 18 साल के बच्चे की भी ज़रूरत है, और 14 साल से कम बच्चे की भी ज़रूरत है, इमरजेंसी आ गई, तो इस केस में ये सब चीज़ें क्लोज नहीं लगेंगी, फिर इसको अलाउड कर देंगे, एग्जाम्पशन कर देंगे। फिर क्या है, अप्रूवल एंड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, साइट अप्रूवल डीम्ड गारंटीड इफ नो रिप्लाई विद इन 3 मंथ्स ऑफ द एप्लीकेशंस, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, स्टेट गवर्नमेंट करती है रूल को फ्रेम। अगर 3 महीने में आपको अप्रूवल नहीं मिला तो उसको डीम्ड गारंटीड माना जाएगा। नोटिस बाय द ऑक्यूपायर टू द चीफ इंस्पेक्टर होगा बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू फैक्ट्री, 15 एटलीस्ट 15 दिन का नोटिस देना है आप प्रीमाइसिस यूज करने से पहले। मतलब अगर कोई नया एस्टेब्लिशमेंट या नई फैक्ट्री कर रहा है तो रीओपनिंग आफ्टर क्लोजर, क्लोजर के बाद आप रीओपनिंग कर रहे हो, उसके बाद 30 दिन का प्रायर नोटिस देना है। न्यू मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो तो 7 दिन का विद इन 7 डेज आपको बताना। मान लो आपने मैनेजर आज लगा लिया तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको बताना है, और रीओपनिंग के लिए प्रायर बताना है 30 दिन, और न्यू फैक्ट्री स्टार्ट करने से भी 15 दिन पहले बताना है, ठीक है। न्यू फैक्ट्री स्टार्ट करने से 15 दिन पहले, क्लोजर के बाद दोबारा रीस्टार्ट करने से 30 दिन पहले, और मैनेजर अपॉइंट करने के 7 दिन के अंदर अंदर, और ऑन कमिंग अंडर द प्रीव्यू, अब इस पैक्ट के अंदर अंदर आने से विद इन 30 डेज के अंदर आपको बताना है। ऑन एक्ट कमेंसमेंट न्यू फैक्ट्री विद इन 30 डेज, ये सब नॉर्मल बातें हैं, इतना इसके डीप में नहीं पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद बता दो इंस्पेक्टिंग स्टाफ क्या है। इंस्पेक्टर है, अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, फॉर जनरल सुपरिटेंडेंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, ये इंस्पेक्टर है, स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। एवरी डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर टू एक्ट एज इंस्पेक्टर फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। साइट अप्रेजल कमेटी फॉर हजार्डियस इंडस्ट्रीज के लिए पर्पज क्या होगा, टू एवेलुएट एप्लीकेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड एक्सपेंडिंग फैक्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डियस प्रोसेस एंड सब्सटेंसेस, ठीक है। साइट अप्रेजल कमेटी बनेगी जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज के केस में बनेगी, एप्लीकेशन को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। चेयरमैन क्या होगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ द स्टेट, स्टेट का चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ये इसका चेयरमैन होगा, और इनको 90 दिन के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देनी है ना। एप्लीकेशन आप मान लो आपको रिसीव हुई, हजार्डियस एक्टिविटी में वो है, स्टेट साइट अप्रेजल कमेटी बनेगी जिसके चेयरमैन होंगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है, स्टेट के, और हजार्डियस के लिए वो एप्लीकेशन को इवेलुएट करेंगे। आज एप्लीकेशन आई तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको रिकमेंडेशन दे देंगे,
ठीक है। इसके बाद क्या है, सेफ्टी कमेटी, वो साइट अप्रेजल कमेटी, सेफ्टी कमेटी, ये क्या है, हजार्डियस प्रोसेस और हजार्डियस सब्सटेंस को जो यूज कर रही है उन पे एप्लीकेबल है। और इसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहेगा फ्रॉम वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स की साइड से भी और मैनेजमेंट की साइड से भी सेफ्टी कमेटी में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहेगा। पर्पज़ क्या है, वो सब सेफ्टी, हेल्थ, सेफ वर्क कल्चर विद इन द फैक्ट्री को प्रमोट करना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्किंग आवर्स देख लेते हैं। अडल्ट वर्कर के बारे में क्या क्या कहा है। अडल्ट वर्कर को 48 आवर्स पर वीक होना चाहिए, 9 आवर्स पर डे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 48 घंटे वीक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो स्प्रेड होगा ये 9 आवर्स का, ये मैक्सिमम 10.5 आवर्स का हो सकता है। और चीफ इंस्पेक्टर इसको 12 घंटे भी कर सकता है। इसका स्प्रेड का मतलब समझ रहे हो, देखो मैं बताता हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 9 घंटे क्या किया, सुबह 6 से 10 बुला लिया, हो गए 4 घंटे, फिर आपने कहा कि 3 से 8 आ जाना शाम को। आप ऐसे नहीं कर सकते। ये क्या हुआ, 4 और 5, वैसे तो 9 घंटे हुए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्प्रेड कितना हो गया, 6 से 8 कितना हो गया, 14 घंटे। ऐसा नहीं कर सकते। ये जो होना चाहिए मैक्सिमम 10.5 आवर्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 9 से 7.5, शाम के 7:30 बजे तक, ये आप मैक्सिमम कर सकते हो क्योंकि कितना हुआ 10.5। या फिर 8 से 6:30 या 8:30 से 7, ऐसे कर सकते हो। इस तरीके का रख सकते हो कि मैक्सिमम स्प्रेड वो 10.5 आवर्स का रहे। और चीफ इंस्पेक्टर इसको 12 घंटे भी कर सकता है, इतना याद रखना आपको। ठीक है। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूस वर्क पीरियड क्या है, 5 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस वर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा किया कि 9 से 3 बजे तक लगाए रखा, 6 घंटे हो गए, फिर आधे घंटे का गैप दिया और बाकी के बचे हुए 3 घंटे आपने बाद में पूरे करा लिए, ऐसा भी नहीं कर सकते। हाफ एन आवर का ईच 5 आवर्स के बाद, हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का उसको रेस्ट इंटरवल देना पड़ेगा आपको। और अगर 9 घंटे पर डे से या फिर 48 आवर्स पर वीक से ज़्यादा है तो उसको ओवर टाइम बोला जाएगा और उसके लिए डबल वेजेस और ओवर टाइम आपको मिलेगा। या फिर जो नोटिफिकेशन से या ओवर टाइम वेजेस जारी होंगे। ठीक है। इस एक्ट में लेकिन डबल बोला है तो डबल मिलेगा। ठीक है। चाइल्ड एंड अडोलसेंट वर्कर के लिए क्या है, चाइल्ड जो 14 साल से कम का है उसके लिए तो फैक्ट्री वर्क के लिए प्रोहिबिटेड है। एडोलसेंट का क्या है, कैन वर्क ओनली विद द सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस। ये एक सर्टिफाइड सर्जन हर 12 महीने के लिए एक सर्टिफिकेट इशू 12 महीने के लिए वैलिड होगा। ये सर्टिफाइड सर्जन इसको इशू करेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, जिसके बाद ये काम कर सकता है। चिल्ड्रन के जो वर्किंग आवर्स होने चाहिए वो मैक्सिमम 4.5 घंटे पर डे होने चाहिए। चिल्ड्रन शिफ्ट लिमिटेड टू 2 शिफ्ट फॉर फिक्स्ड आवर्स, फिक्स घंटे की 2 शिफ्ट में काम कर सकता है। नाइट वर्क चिल्ड्रन का बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। 10 PM से 6 AM तक 12 कंजिक्यूटिव आवर्स के लिए इसको बिल्कुल मनाही है। ठीक है। और एडोलसेंट की वर्किंग है बिटवीन 6 AM टू 7 PM ओनली। सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही ये काम कर सकता है एडोलसेंट। फीमेल चाइल्ड क्या है, ओनली बिटवीन 8 AM टू 7 PM, सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही काम कर सकता है। डबल एम्प्लॉयमेंट क्या है, चाइल्ड कैन नॉट वर्क इन मोर देन 1 फैक्ट्री पर डे। कि ऐसा नहीं है 4 घंटे यहाँ इस फैक्ट्री में क्या काम किया, 4 घंटे दूसरी फैक्ट्री में काम किए, ये भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, एनुअल लीव विद वेजेज। तो अडल्ट वर्कर के लिए क्या है, 240 या उससे ज़्यादा इसने काम किया है, वर्कड 240 डेज एंड मोर, तो उसको एक लीव मिल जाएगी 20 दिन वर्क पे। ठीक है, एक लीव मिल जाएगी 20 दिन वर्क पे। तो अगर इसमें से निकालेंगे तो ये कितना हुआ, 12 लीव मिल जाएंगे। ठीक है। और चाइल्ड को इसमें कितने मिल जाएंगे, उसमें ज़्यादा मिल जाएंगे, उसको 15 दिन के वर्क पे एक मिल जाएगी, तो इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो 16 मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, इसमें 16 मिल जाएंगी। तो चाइल्ड को वर्कर को 16 छुट्टियाँ मिल जाएंगी, अडल्ट वर्कर को 12 छुट्टियाँ मिल जाएंगी। और कैरी फॉरवर्ड आ जाएंगे अप टू 30 डेज। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आपने ये छुट्टियाँ ली नहीं तो आपकी इकट्ठी हो जाएंगी 30 दिन की, 30 दिन तक की मैक्सिमम छुट्टी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना। उसके बाद ज्वाइंड आफ्टर January 1, इसमें क्या है,
अच्छा, ये कुछ नहीं है, 2/3 ऑफ द रिमेनिंग डेज इसने काम किया हो, नॉर्मल है। 2/3 ऑफ द रिमेनिंग मतलब ये किसी के होंगे ही नहीं ये दिन, तो कैसे होगा कि अगर उसने जनवरी 1 के बाद ज्वाइन किया तो उसके 2/3 ऑफ द रिमेनिंग डेज हो जाने चाहिए। वेजेस ड्यूरिंग लीव ये पूरी मिलेगी, है ना, बेस्ड ऑन द एवरेज डेली अर्निंग्स इन ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स इंक्लूड DA एक्सक्लूड्स ओवर टाइम एंड बोनसेस, उसको एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और 15 दिन की रिटर्न रिक्वेस्ट आपको एडवांस में डालनी है लीव एप्लीकेशन की, ये सब नॉर्मल है। मैक्सिमम लीव ग्राउंड क्या है, मे बी रिफ्यूज्ड ओनली इफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज फॉर द वैलिड रीजन, अगर वैलिड रीजन है तो आप मना भी कर सकते हो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए छुट्टियों का, है ना। और मैक्सिमम 3 टाइम आप उसमें छुट्टी ले सकते हो, मैक्सिमम 3 टाइम्स आप उसमें छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। ये सब है इसमें, ज़्यादा इसमें देखना नहीं है, कुछ बचा तो नहीं है ना इसमें दोस्तों। वैसे तो यही 2-3 पॉइंट काम किए हैं, बस ज़्यादा इसमें काम करनी है। उसके बाद क्या है, ये की प्रोविजंस फॉर लीव है। एलिजिबिलिटी क्या है, मस्ट बी वर्क, ये सब देख लिया है। एक छुट्टी 20 दिन पे मिल जाएगी अडल्ट को, 15 दिन पे मिल जाएगी चाइल्ड को, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी 30 छुट्टी अडल्ट की, 40 छुट्टी चाइल्ड की। लीव रिफ्यूजल हो जाएगा, रीजन्स लाइक पब्लिक यूटिलिटी में और इमरजेंसी वर्क में आप रिफ्यूजल कर सकते हो। लीव फ्रिक्वेंसी क्या है, नॉट मोर देन 3 टाइम्स इन ईयर, आप छुट्टियाँ 3 टाइम से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। ये है क्विक समरी, इससे पहले एक बार क्विक समरी से पहले हम पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ो यहाँ पे। हाँ, इससे क्विक समरी से पहले ये पढ़ लेते हैं कि जैसे हेल्थ, इसमें प्रोविजंस है ना सेक्शंस वाइज, तो हेल्थ प्रोविज़न है सेक्शन 11 से 20, तो फिर ऐसे ही सेफ्टी प्रोविजंस है सेक्शन 21 से 41, और फिर है वेलफेयर प्रोविजंस, ये हैं 42 से 50। तो ये सेक्शन देख लो आप, सेक्शन 11 से 50 तक इसमें 3 तरीके के प्रोविजंस आते हैं इसमें, हेल्थ प्रोविजंस, सेफ्टी प्रोविजंस और वेलफेयर प्रोविजंस। तो इसमें से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांस हैं, वो कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ तक बिल्कुल नहीं बनेगा कि क्लीनलीनेस की बात की गई है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की बात की गई है, वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना, ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, कि 4 यहाँ बन सकता है, देखो 4.2 पर्सनस पर मीटर क्यूब पर वर्कर होना चाहिए, 4.2 मीटर क्यूब एरिया होना चाहिए पर वर्कर, इसको बोलते हैं रिकमेंडेड स्पेस, जिसे ओवर क्राउडेड नहीं माना जाएगा। 14 पॉइंट सॉरी ये गलती हो गया, 14.2 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, पर पर्सन। स्पीटन्स होने चाहिए, लेटरिन्स एंड यूरिनल्स होना चाहिए, और लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। फिर सेफ्टी प्रोविजंस क्या है, 21 से 41 सेक्शन में है, फेंसिंग ऑफ मशीनरी होनी चाहिए, होइस्ट एंड लिफ्ट होनी चाहिए, हर 6 महीने में उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोर्स एंड स्टेयर्स होने चाहिए, प्रोटेक्शंस ऑफ आईज होनी चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना, सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए कंपलसरी, अगर 1,000 से ज़्यादा वर्कर हैं, सेफ्टी ऑफिसर कंपलसरी है अगर 1,000 से ज़्यादा वर्कर हैं, 1,000 से ज़्यादा वर्कर हैं, और 1,000 से ज़्यादा वर्कर हैं तो सेफ्टी ऑफिसर, और यह हजार्डियस प्रोसेस है। हजार्डियस में तो कन्फर्म है, कंपल्सन है ही है, मैंडेटरी है सेफ्टी ऑफिसर, और 1,000 से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए तब भी ये मैंडेटरी है, तो याद रखना आपको, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेलफेयर प्रोविजन से क्या है, 42 से 50 सेक्शन में है, यहाँ थोड़ा अच्छा है, वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, फर्स्ट एड अप्लायंसेस होना चाहिए, और एक बॉक्स हर 150 वर्कर के लिए, 150 वर्कर के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। कैंटीन होनी चाहिए अगर 250 से ज़्यादा वर्कर हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से चांसेस पूरे हैं क्वेश्चन बनने के, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे फैक्ट हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए 150 वर्कर पे एक, कैंटीन होनी चाहिए अगर 250 वर्कर से ज़्यादा है, शेल्टर एंड रेस्ट रूम होना चाहिए 150 वर्कर से अगर ज़्यादा है। उसके बाद क्रैश फैसिलिटी होनी चाहिए 30 वुमेन वर्कर से ज़्यादा है। अब ये जो मैटरनिटी वाले में है तो उसमें तो 50 वर्कर टोटल होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है वुमेन 30 हो, ठीक है। ये सब चीज़ें चेंज है, देख लेना। और वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए 500 से ज़्यादा वर्कर हैं, सेफ्टी ऑफिसर 1,000 से ज़्यादा वर्कर पे होना चाहिए, और वेलफेयर ऑफिसर 500 वर्कर पे से ज़्यादा होना चाहिए, क्रैच 30 वर्कर वुमेन होनी चाहिए, शेल्टर और रेस्ट रूम 150 वर्कर पे होना चाहिए, कैंटीन 250 वर्कर पे होनी चाहिए, और फर्स्ट एड अप्लायंसेस 150 वर्कर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने
की प्रोविजंस पे। ये हो गया, की प्रोविजंस हो गए। अब क्विक समरी देख लेते हैं। क्विक समरी पे हम आ गए थे, ये सब भी देख लिया था कि वर्किंग जो आवर्स है वो 48 होने चाहिए, 9 आवर्स पर डे होने चाहिए, हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक होना चाहिए, डबल वेजेस मिलेंगे ओवर टाइम के, मैक्सिमम स्प्रेड कितना हो सकता है 10.5 आवर्स, मैक्सिमम 12 हो सकता है इंस्पेक्टर की परमिशन के बाद, चाइल्ड के 4.5 आवर्स पर डे होने चाहिए, छुट्टियां जो कैजुअल लीव हैं वो एक पर डे, एक 15 डे पे मिलेगी चाइल्ड को, अडल्ट को एक 20 दिन पे मिलेगी। तो कि 240 दिन अगर आपने काम किया तो कितनी बन रही थी आपकी, 12 इनकी बन रही थी 240 पर, 16 इनकी बन रही थी चाइल्ड की। फिर क्या कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, 30 छुट्टियाँ अडल्ट की हो जाएंगी, 40 छुट्टियाँ चाइल्ड की हो जाएंगी। ठीक है, एप्लीकेशन लीव 15 दिन के पहले डालनी है आपको। तो ये सब भी उसमें हो जाता है कवर। ठीक है, ये स्नैपशॉट में देख लो। हाँ, स्नैपशॉट में इसलिए है, स्नैपशॉट का हम कंपैरिजन कर देंगे, कुछ चेंजेज हैं अगर। और ये कौन से न्यू कोड के तहत आता है ये भी देख लो आप इधर, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर कोड। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ देख लो, ये कोड है, ये भी हमने करा रखा है पूरा। ठीक है, इसमें 13 जो है वो ओल्ड एक्ट सब्ज्यूम हुए थे। ये क्या है, सारी एस्टेब्लिशमेंट पे लगता है, माइंस डॉक्स ये सब इसमें इंक्लूडेड है, नॉट फैक्ट्रीज ओनली। ये फैक्ट्री पे लगता था ना खाली, फैक्ट्री एक्ट, तो ये सब पे लग रहा है। माइंस डॉक्स इसमें जो एग्जाम्पशन था उस पर भी ये लागू कर दिया है। उसके बाद क्या है, इंस्पेक्टर नहीं है इसमें, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, एक नया चेंज है। बाकी सब चीज़ें, ये सब चीज़ें सेम है, 10 वर्कर से ज़्यादा पावर के साथ, और विदाउट पावर 20 से ज़्यादा वर्कर के साथ, ये सब बाकी चीज़ें इसमें कॉमन रखी गई हैं। और पेनल्टीज अप टू 3 लाख है एंड 2 ईयर्स जेल है। और अर्लियर ये 1 लाख थी, ये भी आप देख सकते हो, पहले ये 1 लाख थी, फैक्ट्री एक्ट में 1 लाख है, यहाँ पे 3 लाख तक की पेनल्टी कर दी है और 2 साल तक की जेल कर दी है। ठीक है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, हालांकि आपको मैं साफ वाली PDF दूंगा जिसमें खाली जो पहले हाईलाइटेड है बस वही रहेंगे। ठीक है, हो गया दोस्तों ये। और इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें तो हम देख चुके हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा नोट्स, पूरे अच्छे हैं दोस्तों, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा, एक जो टेबल है ना लास्ट में हर एक्ट के बाद। फिर नेक्स्ट है अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, कौन सा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ये भी थोड़ा लंबा है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, डेफिनेशन इसमें क्या है देखो, ये इसमें इसका मेन काम क्या है वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ये आगे चलेंगे कि प्रिवेंट एंड रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, ensuring सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या करना है, प्रिवेंट एंड, ठीक है, थोड़ा बीच में दिक्कत आ गई थी दोस्तों। ठीक है, प्रिवेंट एंड रिजॉल्व, ये रिजॉल्व है, प्रिवेंट एंड रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन, ये हम इसके बारे में सारा पढ़ेंगे आगे, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, एवरेज पे क्या है, मंथली पेड, एवरेज लास्ट 3 कंप्लीटेड मंथ्स की, वीकली पेड क्या है लास्ट 4 वीक्स कंप्लीटेड की, डेली पेड क्या है लास्ट कंप्लीटेड 12 डेज की। ठीक है, इफ़ नॉट पॉसिबल एक्चुअल एवरेज ऑफ एक्चुअल वर्किंग पीरियड। ठीक है, ये सब नॉर्मल बातें हैं, इसको कोई से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मंथली पेड में क्या है कि 3 महीने का एवरेज देखा जाएगा, फिर उसको डिवाइड 3 किया जाएगा तो उसको मंथली माना जाएगा। फिर ऐसे मंथली, वीकली, डेली ये कहीं कहीं यूज होते हैं, पर मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हम कई बार देख चुके हैं। ठीक है, ऑल रिमनरेशन, वेजेस की डेफिनेशन क्या है, ऑल रिमनरेशन इन मनी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी, ये बोनस, PF, कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी, इन सब को एक्सक्लूड करती है। ठीक है, और न्यू कोड का तो आपको पता ही है कि बेसिक प्लस DA और रिटेनिंग अलाउंसेस, बाकी सब एक्सक्लूड है, HRA, TA, ओवर टाइम, बोनसेस, वो सब, PF वो सब एक्सक्लूड है। लॉकआउट क्या है, कुछ कुछ डेफिनेशन आ गई स्टार्टिंग में ही है ना, बाद में इनको अच्छे से भी पढ़ेंगे। लॉकआउट में क्या है, टेम्परेरी क्लोजर ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूजल टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय द वर्कमैन। लॉकआउट में क्या हुआ कि आपने टेम्परेरी क्लोजर कर दिया, जो टेम्परेरी क्लोजर ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूजल टू कंटिन्यू द एम्प्लॉय वर्कमैन, वर्कमैन को आपने टेम्परेरी क्लोजर कर दिया है ना।
क्लोजर क्या हो गया, लॉकआउट तो हो गया टेम्परेरी क्लोजर, क्लोजर क्या होगा, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। कुछ पार्ट आपने इंडस्ट्री का बिल्कुल परमानेंट क्लोज कर दिया, उसको बोलते हैं क्लोजर, परमानेंट क्लोजिंग कर दी। लॉकआउट में क्या है, टेम्परेरी क्लोजर है। ले ऑफ में क्या है कि आपने आपने बोला कि मैं अब ज़्यादा वर्कर को लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि शॉर्टेज ऑफ पावर है, रॉ मटेरियल है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी है, स्टॉक एकोमोलेशन है और नेचुरल कैलेमिटी है। इन 3-4 कारण के कारण आपने बोला कि मेरी इनेबिलिटी है कि मैं अब और वर्कर्स को नौकरी नहीं दे पाऊंगा, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी जो करोगे आप, उसको बोलते हैं ले ऑफ। ठीक है, तो हम जनरली जो बोलते हैं ना कि कंपनी ने इतने आदमी निकाल दिए, और उस वो जो हम ले ऑफ यूज करते हैं वो गलत है, वो होता है रियल में रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ वर्कर हो जाता है फॉर एनी अदर रीजन, जिसमें आपने क्या बोला, या तो पनिशमेंट हो गया, वीआरएस हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो वो सब उन कारणों से जो हम बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में क्या फ़र्क होता है कि जब अगर आपको दोबारा इंप्लॉयमेंट देना है तो आप ले ऑफ वालों को कंसीडर करोगे। ठीक है, तो जो ले ऑफ है वो टेम्परेरी है और जो रिट्रेंचमेंट है वो परमानेंट है, तो इसमें भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जो ले ऑफ है वो टेम्परेरी है, तो आप समझ गए, जो लॉकआउट के कारण जो लोग जाएंगे वो ले ऑफ में माने जाएंगे, और जो परमानेंट आपने कंपनी क्लोज कर दी तो वो रिट्रेंचमेंट होगा। और रिट्रेंचमेंट एक दूसरे कारण से भी हो सकता है कि आपने एम्प्लॉय को निकाल ही दिया। तो जनरली हम जो न्यूज़पेपर वगैरह में या कॉमन पार्लेंस में जो वर्ड यूज करते हैं रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, वो ले ऑफ नहीं है, वो रिट्रेंचमेंट है, कंपनी परमानेंट ही निकालती है। ठीक है, स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक तो फिर वो वर्कर्स की साइड से होगा, वर्कमैन की साइड से होगा। सिसेशन ऑफ वर्क बाय द बॉडी ऑफ पर्सन्स एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, नॉर्मल बात है ना कि वर्कर्स वाली साइड से क्या होगा, उसको स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, और लॉकआउट हो गया फ्रॉम साइड ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, अवार्ड क्या है, इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन, कोई लेबर कोर्ट ने, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने, नेशनल ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला दिया है, या फाइनल डिटर्मिनेशन है या इंटरिम है, उसको बोलते हैं अवार्ड। अवार्ड यहाँ पे फैसले से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जिसका ये एक्ट का नाम ही क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही किसको बोलते हैं भाई, वर्कर और एम्प्लॉयर में, या वर्कमैन या एम्प्लॉयर में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो जाए, उसके डिस्चार्ज से रिलेटेड हो जाए, उसके डिसमिसल से रिलेटेड हो जाए। ये भी हम पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज और डिसमिसल में क्या फ़र्क है, एक पुनिटिव एक्शन होता है, एक ऐसा सिंपल है, तो हम देखेंगे। ठीक है, और एक रिट्रेंचमेंट पे, ले ऑफ पे, स्ट्राइक, इन सब पे जो इशू होगा उसको बोलेंगे हम डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और एक वर्क्स कमेटी होती है इनसाइड हर फैक्ट्री के अंडर, उसको हर एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ से 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, हारमोनियस रिलेशन बनाने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में, उसमें एक वर्क्स कमेटी होती है। और वर्क्स कमेटी आगे हम पढ़ेंगे किसमें कितना रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी में क्या है, सबसे पहले ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी क्या है, जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कमैन हैं वहाँ पे ये एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में बनानी है। कंपोजिशन क्या है, दोनों की तरफ से इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, एम्प्लॉयर वाली साइड से भी और एम्प्लॉय वाली साइड से भी। चेयरपर्सन क्या रहेगा, अल्टरनेट बेस पे एक बार एम्प्लॉयर वाला बनता रहेगा और एक बार एम्प्लॉय वाला बनता रहेगा, रोटेशन बेस पे चलता रहेगा। बहुत बढ़िया चीज़ है। नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, 6 से ज़्यादा इसमें नहीं होने चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 6। प्रोसीडिंग ड्यूरेशन क्या है, मस्ट कंक्लूड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी को अपना फैसला सुना देना है किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अपील इसकी जाएगी विद इन 1 मंथ, टू बी डिस्पोज विद इन 1 मंथ। अच्छा, अपील भी 1 महीने में जाएगी और उसको अपील को भी आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही डिस्पोज करना है। ठीक है, ठीक है। कंसिलिएशन ऑफिसर क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मीडिएट एंड प्रमोट सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मे अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द ऑफिसर। और मतलब किसी भी मेंबर को आपने बिठा दिया कंसिलेशन, उसको कंसिलेशन ऑफिसर बोलेंगे। ठीक है, कंसिलेशन ऑफिसर क्या करेगा, मीडिएट करेगा दोनों के बीच में, वर्कर्स के बीच में और वर्कमैन एम्प्लॉयर के बीच में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशंस, चेयरमैन है इंडिपेंडेंट पर्सन, मेंबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ पार्टीज टू द डिस्प्यूट, फंक्शन प्रमोट सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू कंसिलिएशन। फिर ये बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन है, ये कंसिलिएशन से ही फैसले आपके सुलझाएगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मेंबर इसमें होने चाहिए।
पर्पज क्या है, टू इंक्वायरी इनटू द मैटर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सारा चीज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो मैटर है उसमें जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनेगी वो एक या एक से ज़्यादा मेंबर इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर देगी। ये क्या करेगी, पूरे मैटर को इंक्वायरी करेगी कि किस मैटर पे ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है, कितनी इसमें बात है, किसका क्या नुकसान है। उसके बाद क्या है, लेबर कोर्ट है, ये थोड़ा ऊपर वाली साइड आ जाएगी। इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको कंस्टिट्यूट करती है। अंडर सेकंड शेड्यूल में जैसे डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड जो मैटर है उनके बारे में ये डील करेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। मस्ट बी ए डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, 3 साल या उससे ज़्यादा का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए ना। या डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल से उसको पोस्ट होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है उसको गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तो उससे और ऊपर हो गया, पहले लेबर कोर्ट फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये सब हायरार्की से चल रहा है। लास्ट में अपना नेशनल ट्रिब्यूनल भी आ जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या है, वही मैटर सेकंड और थर्ड शेड्यूल के देखेगा। वेज, आर्स और अलाउंसेस भी आ जाएंगे इसमें। सेकंड में क्या था, वो डिसमिशल, रिट्रेंचमेंट और डिस्चार्ज था। इसमें थर्ड में वेजेज, आर्स और अलाउंसेस भी आ जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होगा, सेम क्वालिफिकेशन एज लेबर कोर्ट की वाली ही इसमें क्वालिफिकेशन है। एडवाइजर क्या होगा, गवर्नमेंट में अपॉइंट अप टू 2 पर्सन्स टू एडवाइज द ट्रिब्यूनल। गवर्नमेंट 2 आदमी भी अपॉइंट कर सकती है जो किसको एडवाइज करेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को एडवाइज करेंगे, ठीक है। नेशनल ट्रिब्यूनल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये बिल्कुल हायर लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन क्या है, डिस्प्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन्वॉल्विंग इंडस्ट्रीज इन मोर देन वन स्टेट। एक से ज़्यादा स्टेट में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है उसमें नेशनल ट्रिब्यूनल में सोल्व होगा। अभी तक जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती थी, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना उसमें स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या है, मस्ट बी ए हाई कोर्ट जज। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 2 एडवाइजर, इसमें भी 2 एडवाइजर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कौन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस पे है, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या है, लेबर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज हम पढ़ चुके हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस और 7 ईयर्स जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। इंडियन लीगल सर्विसेज ग्रेड 3 ईयर्स होना चाहिए। लेबर कमिश्नर हो 7 ईयर्स विथ 3 ईयर्स कंसिलिएशन एक्सपीरियंस, ये सब नॉर्मल बातें हैं। ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल के लिए सेम और हायर, मस्ट बी इंडिपेंडेंट, हैव 5 to 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द लेबर मैटर, ठीक है। हाई कोर्ट का जज भी होना चाहिए, इस तरीके की बात थी। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है, ये वाला पूरा क्लोज। उसके बाद क्या है, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट प्रमोशन क्या है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशंस, गवर्नमेंट वो सब अपॉइंट कौन करेंगे। रेफर टू इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। मैटर्स इन द सेकंड शेड्यूल्ड है लेबर कोर्ट, मैटर इन द थर्ड शेड्यूल्ड है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इसमें दोनों आएंगे। मिक्स्ड मैटर है, ये भी ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। टाइम ऑफ अवार्ड क्या है, मेंशन इन द रेफरेंस, इफ नॉट 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफॉल्ट पीरियड। ये समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट है बट ठीक है। कि सेटलमेंट ऑफ प्रमोशन, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशंस, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगा, एक या एक से ज़्यादा आदमी को गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी जो डिस्प्यूट है उसके मैटर में इंक्वायरी करने के लिए। लेबर कोर्ट में जाएंगे सेकंड शेड्यूल के, थर्ड शेड्यूल के मैटर जाएंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, और नेशनल ट्रिब्यूनल तो नेशनल इंपॉर्टेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में डिस्प्यूट रिलेटेड है, ठीक है। टाइम ऑफ अवार्ड या तो मेंशन हो, नहीं तो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, बिफोर द डिस्प्यूट रेफर टू द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल में जाने से पहले अगर किसी मैटर को सोल्व कर रहे हो तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, ठीक है, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन बोलते हैं उसको। इन राइटिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, ठीक है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन में ये हो जाएगा। इरिवोकेबल होता है दोस्तों, ये भी देखो बाइंडिंग इन नेचर होता है, एग्रीमेंट इज इरिवोकेबल। प्रोसीजर क्या है, कॉपी टू द गवर्नमेंट, पब्लिश्ड इन द गैजेट विद इन 1 मंथ। सारी चीज़ें इसमें हैं लीगल, पूरी बाइंडिंग है। उसके बाद क्या है, मे बी कैंसिल विद इन 3 मंथ्स नोटिस, 3 मंथ के एडवांस नोटिस के बाद ये फ्यूचर में कैंसिल भी किया जा सकता है। क्या है उसके बाद, अवार्ड सेटलमेंट एंड कंसिलेशन के बारे में देख लेते हैं। कंप्लीशन अवार्ड का क्या है, कंप्लीशन ऑन पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड। एनफोर्सेबिलिटी क्या है, आफ्टर 30 days फ्रॉम द पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पावर टू मॉडिफाई विद इन 19 days इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इकोनॉमिक ग्राउंड्स। नॉर्मल ऑपरेशन पीरियड होता है 1 साल होता है जनरली,
पर गवर्नमेंट कर सकती है 3 महीने के अंदर। एक्सटेंशन गवर्नमेंट में एक्सटेंड हर 1 साल के लिए, नॉट एक्सीडिंग 3 साल। 3 साल से ज़्यादा टोटल एक्सीड नहीं होना चाहिए, और 1 साल का एक बार के लिए गवर्नमेंट कर सकती है एक्सटेंड। किसका? ये अवार्ड का, जो भी फैसला आया होगा, ठीक है। और 19 डेज के अंदर अगर पब्लिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक ग्राउंड पे है उसको कैंसिल भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है। सेटलमेंट क्या है? कमेंसमेंट फ्रॉम द डेट एग्रीड अपॉन, इफ नन डेट ऑफ मेमोरेंडम साइनिंग। जिस दिन मेमोरेंडम साइन हुआ, ये अवार्ड, सेटलमेंट और कंसिलिएशन की बात है। बाइंडिंग एज एग्रीड एल 6 मंथ्स डिफॉल्ट, 6 महीने के लिए। सेटलमेंट क्या है? या तो एग्री किए हो आप कितने दिन के लिए होगा, नहीं तो 6 महीने तो डिफॉल्ट ये बाइंडिंग होता है। रिमेन्स बाइंडिंग बियॉन्ड 6 मंथ अंटिल 2 मंथ्स नोटिस ऑफ टर्मिनेशन बाय द आइदर पार्टी। मान लो 6 महीने के लिए आपको कोई एग्रीमेंट हो गया, 6 महीने होता है, लेकिन आपने अभी तक नोटिस ही नहीं दिया है इसको कैंसिल। 2 मंथ का एडवांस नोटिस देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 7वें महीने से इसको चाहते हो कैंसिल हो जाए, इसके 4th मंथ में ही आप एडवांस में नोटिस डाल दो, लेकिन आपने नहीं डाला तो ये 2 महीने और बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आपने 6 महीने एंड पे डाला, फिर आपने फिर भी नहीं डाला तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आपको 2 मंथ्स का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा सेटलमेंट को रद्द करने के लिए। टर्मिनेशन ऑफ सेटलमेंट बाय आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी, एम्प्लॉय भी और वर्कमैन भी, सॉरी एम्प्लॉयर भी और वर्कमैन भी। बाइंडिंग ऑल पार्टीज पे, जो डिस्प्यूट में थी उन पे बाइंडिंग होता है, ठीक है। 6 मंथ्स का है, उसमें 90 दिन के अंदर अंदर चाहे तो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में चेंज कर सकती है अवार्ड में, और 1 साल तक होता है उसका वैलिडिटी, इसकी 6 महीने तक होती है सेटलमेंट की। उसके बाद क्या है? कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड वेन सेटलमेंट मेमोरेंडम साइन, ये सब नॉर्मल बातें हैं। नो सेटलमेंट रिपोर्ट सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, रेफरेंस मेड टू द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। उसके बाद क्या है? इंडस्ट्रियल एक्शंस एंड कंपनसेशन के बारे में देख लेते हैं हम। स्ट्राइक और लॉकआउट क्या है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। फिर है जनरल प्रोहिबिशन ऑन लॉकआउट एंड स्ट्राइक्स, ये जनरल है, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है। विदाउट गिविंग नोटिस नॉट अलाउड, 6 हफ्ते का आपको एडवांस नोटिस देना है। मस्ट गिव 6 वीक्स नोटिस बिफोर स्ट्राइक। विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग नोटिस नॉट अलाउड। बिफोर एक्सपायरी ऑफ द स्ट्राइक डेट नोटिस नॉट अलाउड। सेम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई फॉर द लॉकआउट बाय द एम्प्लॉयर। लॉकआउट पे भी और स्ट्राइक पे भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में सेम तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 6 वीक का नोटिस देना है बिफोर स्ट्राइक। 14 दिन वाला विद इन 14 डेज ऑफ द गिविंग नोटिस नहीं, ये भी इसमें अलाउड नहीं है कि 14 दिन के अंदर नोटिस दे दो और अलाउड हो जाएगा, नहीं है। पब्लिक यूटिलिटी में बिल्कुल अलाउड नहीं है। बिफोर एक्सपायरी ऑफ द स्ट्राइक डेट इन नोटिस, कि भाई मान लो आपने बोला था कि 11 तारीख से हम स्ट्राइक करेंगे और आपने 6 वीक पहले परमिशन भी ले ली है, तो आप 11 के बाद आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। ठीक है कि 11 तारीख से इस तारीख तक हम स्ट्राइक करेंगे, तो इसके बाद या इससे पहले नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जनरल प्रोहिबिशंस ऑन स्ट्राइक, जनरल क्या है? कंसिलिएशन प्रोसीडिंग क्या है? ड्यूरिंग एंड 7 डेज आफ्टर कंक्लूजन। लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग क्या है? ड्यूरिंग और आफ्टर 2 मंथ्स। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या है? ड्यूरिंग और 2 मंथ्स आफ्टर। और अवार्ड एंड सेटलमेंट क्या है? ड्यूरिंग पीरियड इन इट्स ऑपरेशन। ये क्या है? जनरल प्रोहिबिशन है स्ट्राइक पे कि क्या क्या आप नहीं कर सकते हो। या तो अवार्ड एंड सेटलमेंट चल रहा हो ऑपरेशन में, कोई केसेस चल रहा तब नहीं कर सकते, ठीक है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या तो उसके टाइम पे या जब वो कंक्लूड होगी उसके 7 दिन तक नहीं कर सकते। लेबर कोर्ट ड्यूरिंग या फिर 2 मंथ्स आफ्टर तक नहीं कर सकते, और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के 2 महीने बाद तक नहीं कर सकते। इसको समझ रहे हो? देखो मैं थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इस पर रिस्ट्रिक्शन है स्ट्राइक पे और लॉकआउट पे। स्ट्राइक्स और लॉकआउट पे कंडीशन है जनरल केस में। पब्लिक यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं। जनरल में क्या है? अगर कंसिलिएशंस प्रोसीडिंग्स है, कंसिलिएशंस चल रही है, तब नहीं कर सकते, और इसके 7 दिन बाद अगर कंसिलिएशन का कोई रिजल्ट आ गया उसके 7 दिन बाद तक नहीं कर सकते। कंसिलिएशन डन। लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब नहीं कर सकते, और जब इसने कोई रिजल्ट दे दिया है उसके 2 महीने बाद तक नहीं कर सकते। ऐसे ही आर्बिट्रेशन के लिए भी सेम है। अवार्ड और सेटलमेंट में क्या है कि जब तक वो अवार्ड और सेटलमेंट ऑपरेशन में है तब तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। अवार्ड और सेटलमेंट आपको खत्म होने का वेट करना पड़ेगा 1 साल 6 महीने, तब आप स्ट्राइक कर सकते हो, ठीक है। ए स्ट्राइक और लॉकआउट इन रिस्पॉन्स टू एन इलीगल वन इज नॉट इलीगल।
ठीक है, ये सिंपल बात है। कंपनसेशन फॉर ले ऑफ, ले ऑफ के लिए क्या क्या कंपनसेशन है वो आप देख लो। जैसे वर्कर 1 साल से ज़्यादा उसकी कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए और मास्टर रोल में होना चाहिए, उसको 50% बेसिक्स प्लस डीए मिल जाएगा। 50% बेसिक प्लस डीए उसको मिल जाएगा, ठीक है। नॉट एलिजिबल क्या है, बदली और कैजुअल वर्कर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वर्कमैन वो मास्टर रोल में होना चाहिए, पिछले 1 साल से उसकी ज़्यादा कंजिक्यूटिव सर्विस होनी चाहिए, कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए, तब मिलेगा। ड्यूरेशन गैप क्या है, नो कंपनसेशन आफ्टर 45 डेज इन फॉर 12 मंथ्स इफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये नॉर्मल बात है, इसको छोड़ दो आप, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम्पशन क्या है, व्हेन ले ऑफ कंपनसेशन का क्या है, इफ वर्कमैन रिफ्यूजेज अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इन द सेम टाउन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि आपको कब ले ऑफ कंपनसेशन नहीं मिलेगा, वर्कमैन अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट को मना कर दे सेम टाउन में, ना तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली में ही आपको ले ऑफ किया और आपको दिल्ली में किसी दूसरी जगह पे काम दे रहे हैं, आप मना कर दो, तब आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इफ़ ही डज नॉट रिपोर्ट फॉर द वर्क एट अपॉइंटेड टाइम पे आप रिपोर्ट नहीं करें तब भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इफ़ ले ऑफ कॉज्ड बाय स्ट्राइक और स्लो डाउन बाय द वर्कमैन, तब भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। या तो आपने स्ट्राइक कर रखे हो या फिर आपने स्लो डाउन मतलब काम को स्लो कर देते हैं, पेन डाउन स्लो डाउन ये हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। 3 केसेस में आपको नहीं मिलेगा। अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एम्प्लॉयर, तब आप नहीं जा रहे सेम टाउन में, तब नहीं मिलेगा। टाइम से आप रिपोर्ट नहीं कर रहे वर्क पे, तब नहीं मिलेगा। स्ट्राइक या लोग स्लो डाउन के कारण वर्कमैन ने जो किया है उसके कारण उसको ले ऑफ किया जा रहा है, तब नहीं मिलेगा। और रिट्रेंचमेंट का क्या रूल है कि सर्विस रिक्वायर्ड कंटिन्यूस 1 साल से ज़्यादा की सर्विस होनी चाहिए, 1 मंथ का रिटर्न नोटिस होना चाहिए विद रीजंस और वेजेज इन लीव, 15 डेज एवरेज पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। तो कितना मिलेगा, जैसे आपने 10 साल काम किया है तो 10 गुना में 150, सॉरी 15 डेज का सैलरी, 10 दिन आपने काम किया, 10 साल आपकी, सॉरी हाँ 10 साल आपने काम किया, 15 दिन की है और 150 दिन का आपको पैसा मिलेगा, 150 डेज का आपको पैसा मिलेगा, ऐसे है। ये आप समझो, इस तरीके से लॉजिक समझो कि रिट्रेंचमेंट में केस में 1 साल से आपकी कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए। मान लो आपने 5 साल काम किया, 5 ईयर्स आपने काम किया और आपका रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं, तो 5 गुना 15, ठीक है, 15 दिन हर साल के लिए 75 दिन का आपको पैसा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, और आपको 1 महीने का नोटिस देना है रिट्रेंचमेंट के लिए और ये सब पैसा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या, स्पेशल प्रोविजन फॉर द लार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है, जहाँ 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, नॉन सीजनल और नॉन इंटरमिटेंट, उन पे ये लागू होता है। और क्या प्रोविजन ऑफ ले ऑफ क्या है, परमिशन रिक्वायर्ड क्या है। अब ये 300 कर दिया दोस्तों, नए में हम पढ़ेंगे अभी बाद में। अब ये 300 पे नहीं है, 300 से ज़्यादा है तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट का। परमिशन रिक्वायर्ड क्या है, प्रायर परमिशन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर द बदली और कैजुअल वर्कर को छोड़ के, बाकी आपको परमिशन लेना है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। माइंस क्या है, स्पेशल केस है, इन केस ऑफ फायर फ्लड एंड एक्सप्लोजन एम्प्लॉयर मस्ट अप्लाई विद इन 13 डेज टू गवर्नमेंट फॉर एक्सटेंशन। डीम्ड परमिशन इफ गवर्नमेंट फेल्स टू रिस्पॉन्ड विद इन 60 डेज, अगर 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो उसको डीम्ड परमिशन मानी जाती है। वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर क्या है, 1 साल है। गवर्नमेंट में रिव्यू एंड रिवोक इट्स ऑर्डर, गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, इसको रिव्यू कर सकती है और रिवोक भी कर सकती है। 1 साल तक वैलिडिटी होती है ऑर्डर की, ठीक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, अगर फैक्ट्री में आग लग जाए, कुछ माइंस के केस में एक स्पेशल केस है बस, ठीक है। इन केस ऑफ फायर फ्लड एंड एक्सप्लोजन एम्प्लॉयर कर सकता है विद इन 30 डेज टू द गवर्नमेंट फॉर एक्सटेंशन, ठीक है। कंडीशन फॉर द रिट्रेंचमेंट क्या है, 3 मंथ का नोटिस होना चाहिए और वेज इन लीव होने चाहिए। परमिशन प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड है। लार्जर एस्टेब्लिशमेंट के लिए बात चल रही है। इफ गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, वही 60 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल माना जाएगा। वैलिडिटी क्या है, परमिशन फॉर द, वही 1 साल की वैलिडिटी है। इन सब नॉर्मल बात है। ये इधर स्ट्राइक का था, ले ऑफ का था, और इधर रिट्रेंचमेंट का है, ठीक है। दोनों के केस हैं, इसमें 3 महीने का नोटिस देना है, ठीक है। रिट्रेंचमेंट के केस में 3 महीने का एडवांस नोटिस देना है और या फिर उसके 3 महीने के उसको वेजेस दिए जाएंगे।
लार्जर एस्टेब्लिशमेंट में ग्रेटर देन 100 वर्कर, जो कि नए कोड में ये 300 हो गया, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। उसके बाद चलते हैं पेनल्टीज, इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट। इलीगल स्ट्राइक जो वर्कमैन की साइड से होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 महीने के लिए और 50 रुपये का फाइन लगेगा, या दोनों, क्योंकि वर्कर थोड़ा गरीब होते तो कम है। लेकिन इलीगल लॉकआउट अगर एम्प्लॉयर ने किया है तो एक महीने की जेल, इम्प्रिजनमेंट और 1000 तक का फाइन, या दोनों लग सकते हैं इस पर। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रोटेक्टेड वर्कमैन में डेफिनेशन क्या है, द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कनेक्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट। इनको क्या है प्रोटेक्टेड वर्कमैन में आते हैं जो ऑफिस बेयरर होते हैं, एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर ऑफ द ट्रेड यूनियन, ताकि अगर आपने इन्हीं को निकाल दिया तो फिर तो दिक्कत है ना, फिर क्या कौन उनके अधिकारों के लिए लड़ेगा। नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वुमेन क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड वर्कमैन कितने हो सकते हैं, 1% ऑफ द टोटल वर्कमैन। ठीक है, 1% ऑफ द, जैसे आप कंपनी में 100 आदमी काम करते हैं तो 1 हो सकता है, 200 काम करते हैं तो 2 हो सकते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एम्प्लॉयर कैन नॉट टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्टेड वर्कमैन विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी इन लोगों पे नहीं होगा। जनरली क्या होंगे, ये सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट हो जाते हैं ट्रेड यूनियन के। ठीक है, ठीक है। और ये जनरली 10 वर्कमैन जो है उनके जिसकी सैलरी 10K पर मंथ से ज़्यादा है उस पर लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्विक पॉइंट्स। और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 से 20 में सब्ज्यूम हो गया है, 20 में सब्ज्यूम हो गया है। टू सिक्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी पढ़ चुके हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, डिसाइड्स, रेफरेंस, अपॉइंट्स अथॉरिटीज एंड ग्रांट परमिशन। सेटलमेंट वैलिडिटी क्या है, 6 महीने, कंटिन्यू टिल 2 months आफ्टर नोटिस। अवार्ड एनफोर्सेबल आफ्टर 30 days, नॉर्मली ऑपरेटिव फॉर 1 year। ले ऑफ में 50% ऑफ द वेजेज अप टू 45 days। रिट्रेंचमेंट में क्या है, 15 days एवरेज पे पर ईयर, जितने आपने सर्विस की है, लेकिन 3 महीने का नोटिस है या उसका पैसा दिया जाएगा इन केस 100 से ज़्यादा वर्कर हैं बिग एस्टेब्लिशमेंट में। स्ट्राइक नोटिस क्या, पब्लिक यूटिलिटी के लिए 6 weeks बिफोर, नॉट विद इन 14 days, 14 days के अंदर नहीं, 6 हफ्ते पहले आपको पब्लिक यूटिलिटी में करना है, 42 दिन के पहले आपको पब्लिक यूटिलिटी के लिए स्ट्राइक नोटिस देना है। कंसिलेशन एंड एडजुडिकेशन बॉडीज़ क्या है, GRC है, फिर कंसिलेशन, फिर लेबर कोर्ट, फिर ट्रिब्यूनल और फिर नेशनल कोर्ट, ये आपने देख ही लिया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, कंसिलेशन कमेटी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। इलीगल स्ट्राइक के लिए पेनल्टी 50 रुपये है और लॉकआउट के लिए 1000 रुपये पर मंथ है। 50 रुपये फाइन और 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट, 1000 रुपये फाइन और 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट, या दोनों भी लग सकते हैं। स्नैपशॉट समरी में देख लो, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में सब्ज्यूम हुआ है। इनेक्ट ये कब हुआ था, 1947 में, ये सब देख चुके हैं, ये सब भी देख चुके हैं हम। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, लीगल ऑफिसर विथ 7 years एक्सपीरियंस। अवार्ड एनफोर्सेबल आफ्टर 30 days। अवार्ड ऑपरेटिव 1 साल के लिए, 3 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। 1 year ईच, 1 साल ईच कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नोटिस स्ट्राइक 6 weeks प्रायर फॉर पब्लिक यूटिलिटी, ले ऑफ के लिए पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। पर प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड क्या है, 100 वर्कमैन से ज़्यादा हैं तो प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है ले ऑफ और रिटेंचमेंट के लिए। अभी ये 300 वर्कर हो गया है इंडस्ट्रियल कोड 2020 में, इससे कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड वर्कमैन में क्या है, आपको 1% ऑफ टोटल वर्कमैन क्या हो सकते हैं, ऑफिस बेरर ऑफ ट्रेड यूनियंस को रखा जा सकता है 1% ऑफ टोटल वर्कमैन। अगर 200 है तो 2, जनरली ये सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ही रहते हैं ट्रेड यूनियन के, ताकि इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लग सकता, उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। और GRC इंडस्ट्रियल कोड के लिए देख लेते हैं हम। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की ये बात करते हैं। और नोटिस बिफोर क्लोजर 16 days सेम रखा गया है। बिफोर क्लोजर के लिए, क्लोज करने के लिए 60 days का आपको नोटिस देना है, ये सेम है। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट क्या है, नोटिस मैंडेटरी फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट, नॉट जस्ट पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी के लिए नहीं, सबके लिए ही स्ट्राइक एंड लॉकआउट के लिए नोटिस मैंडेटरी कर दिया गया है। अर्लियर 40 days नोटिस फॉर द पब्लिक यूटिलिटी, अर्लियर 14 days नोटिस फॉर द पब्लिक यूटिलिटी, अब सबके लिए करना है। ठीक है, और GRC है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, मैंडेटरी कर दी है 20 से ज़्यादा वर्कर पे, 20 से ज़्यादा वर्कर होंगे तो GRC मैंडेटरी है।
और क्लोजर के लिए 60 दिन का नोटिस चाहिए। तो ये सब इसमें हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ इधर से, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना ये तीनों हो गए हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो होगा हमारा वो अगली वीडियो में आ जाएगा, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे इसको, और पार्ट 3 में ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 में ये 3 ही आप पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। टेलीग्राम से ये PDF आपको मैं अभी कंप्लीट होने के बाद, पार्ट 3 कंप्लीट होने के बाद, मोस्ट प्रोबेबली आज ही डाल दूंगा शाम तक। तो पार्ट 3 कंप्लीट होने के बाद ये आप तीनों एक साथ की PDF में आज शाम तक डाल दूंगा, ठीक है। इन तीनों जो पूरा PDF है जिसमें 9 के 9 हमारे ओल्ड लेबर एक्ट्स हैं, ये डाल दूंगा मैं इनकी PDF। फिर सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स बचेंगे, अटल पेंशन योजना, NPS, मैटरनिटी वाले, वो हम करेंगे आराम से, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वही एक मोटिवेशन है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।